जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टेस्ट 3 नंबर वाला। 2 नंबर हम कर चुके हैं और इसमें मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड। इसका आंसर मुझे उम्मीद है आपने दिया होगा। इसका आंसर जानने से पहले Last opportunity for all UPSC aspirants to win Apple MacBook, iPad mini, AirPods and amazing Amazon vouchers. Unacademy लेकर आया है आपके लिए Unacademy Combat, इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप compete कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। इसमें आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस और क्विज के बाद एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चन के 6 राउंड्स होंगे, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएसई सिलेक्ट करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें। हमारा कोड यूज करें और बिल्कुल फ्री में एनरोल करें। ये 6 दिसंबर सुबह 11 बजे होने जा रहा है, जिसमें अब कुछ ही घंटे बचे हैं। बिना टाइम वेस्ट कीजिए, बिना देरी के एनरोल करें और अपना नॉलेज टेस्ट करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर है ए, यानी कि विश्व बैंक द्वारा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग शामिल होती है, ठीक है। लेकिन 2014 से 19 तक भारत ने अपनी रैंकिंग में 100 अंकों का सुधार किया, ये गलत है। तो आंसर क्या है इसका? पहला सही है। दूसरा आज का प्रश्न देख लेते हैं। घाटे के मुद्रीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाटे का मुद्रीकरण का अर्थ है अधिक मात्रा में मुद्रा का मुद्रण करना और इसे जनता में वितरित करना। सेकंड ऑप्शन है आपका 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत में घाटे के मुद्रीकरण का प्रचलन नहीं है, ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद। तो कौन सा सही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इन पर आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स पर कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है, या दोनों गलत हैं, या फिर दोनों, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि आंसर। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा पॉज करके सोचिए और बताइए। इसका आंसर है सी, ठीक है। सी यानी कि दोनों ही इसके क्या हैं? गलत हैं। साधारण शब्दों में घाटे के मुद्रीकरण का अर्थ है अधिक मात्रा में मुद्रा का मुद्रण करना, ठीक है। दूसरे शब्दों में घाटे का मुद्रीकरण तब होता है जब आरबीआई के व्ययों के लिए निधि प्रदान करने के लिए प्राथमिक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीदता है, ठीक है। भारत में घाटे का मुद्रीकरण 1997 तक प्रचलित था, ठीक है, जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करने के माध्यम से सरकारी घाटे का स्वचालित रूप से विमुद्रीकरण किया जाता था, ठीक है। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? हेलीकॉप्टर मनी क्या है? यह एक परंपरागत मौद्रिक नीतिगत उपकरण है जिसका उद्देश्य एक मंदित अर्थव्यवस्था में सुधार करना है, ठीक है। हेलीकॉप्टर मनी का अर्थ ये होता है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये हो सकता है कभी भी आ सकता है। जैसे मान के चलिए पूरे भारत में, ठीक है, एक तरह से मंदी का माहौल छाया हुआ है। सरकार क्या करे? सभी लोगों के खाते में पैसे डाल दे इकट्ठे, ठीक है। हेलीकॉप्टर से क्या करे? ऊपर से, यानी कि ये गिराना नहीं है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का मतलब सभी जगह वितरण कर दे ऊपर से। तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया है हेलीकॉप्टर मनी। इसके तहत अधिक मात्रा, बस इतना बहुत है इसके लिए डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर जो है दोनों ही इसके गलत हैं। ये 97 है, इसका मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो डिस्क्रिप्शन है उसे भी सुनते जाइएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है एगमार्क को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा कानूनी रूप से लागू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है विपणन और निरीक्षण निदेशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एगमार्क प्रमाणन योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? बताइए पॉज करके इसका उत्तर। आंसर है इसका डी, यानी कि इनमें से जो है कोई भी सही नहीं है। एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है जो यह आश्वासन देता है कि ये उत्पाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक एजेंसी
विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के एक सेट के अनुसार है। तो समझ गए होंगे पहला क्यों गलत है। एगमार्क को कृषि उपज क्षेत्रीकरण और चिन्हांकन अधिनियम 1937, ठीक है, 1937 से लिया गया है, लेकिन ये संशोधित किया गया था 1986 में, ठीक है, इस वजह से वो दूसरा वाला गलत है। द्वारा भारत में कानूनी रूप से लागू किया गया है, ठीक है, 1937 के द्वारा लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से नैनोबोट्स के अनुप्रयोग हैं? नैनोबोट्स से संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं। लक्षित दवा वितरण, ठीक है, प्रश्न आया भी था शायद ये। लक्षित दवा वितरण, हृदय की रक्त वाहिकाओं को खोलना, शरीर में बायोप्सी करना, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। बताइए कौन सा कूट इसमें से सही है? पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा दूसरा तीसरा। पॉज कर लीजिए, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी यानी कि 1 2 3 इसके तीनों ही सही हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। वैज्ञानिकों ने न केवल कैंसर से लड़ने के लिए बल्कि हृदय की रक्त वाहिकाओं को खोलने, बायोप्सी लेने या शरीर में कुछ रसायनों के स्तर को मापने के लिए नैनोबोट्स के उपयोग की खोज की है। एक नैनोबोट्स एक उपकरण होता है जिसका आकार आमतौर पर 0.1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10वां भाग होता है, ठीक है, समझ गए, होता है, जो लगभग लाल रक्त कोशिकाओं के आकार का होता है, ठीक है, ये लाल रक्त कोशिकाओं के बराबर होता है एक नैनोबोट। यह मोटर, कंप्यूटर चिप या कैमरा जैसे पारंपरिक रोबोट तत्व से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमाणन चिन्ह सही सुमेलित हैं? BIS हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता का प्रमाणन करता है। दूसरा स्टेटमेंट है FPO मार्क सभी खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य है। तीसरा स्टेटमेंट है इको मार्क पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव के उद्देश्य से मानकों के एक सेट के अनुरूप उत्पादों हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा स्टेटमेंट है ISI मार्क औद्योगिक उत्पादों के लिए है। तो कौन सा सही है? 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे आप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और इसका आंसर बताइए। आंसर है इसका बी यानी कि 1 3 4 सही है, ठीक है, 2 इसका सही नहीं है। FPO मार्क वो क्या है वो देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में लागू प्रमाणन चिन्ह हैं, कौन कौन से हैं? सभी जितने भी हैं, सभी कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क होता है, ठीक है, कृषि उत्पादों के लिए क्या है? एग मार्क। BIS हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणन के लिए होता है। इको मार्क जो होता है पारिस्थितिक तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव के उद्देश्य से मानकों के एक सेट के अनुरूप उत्पादों के लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये जारी किया जाता है इको मार्क। FPO मार्क क्या होता है? भारत में सभी प्रसंस्करण फल उत्पादों के लिए यह अनिवार्य चिन्ह है, ठीक है। FPO मार्क कहाँ लगाया जाता है? प्रसंस्कृत जो फल उत्पाद होते हैं, ठीक है, प्रसंस्कृत क्या होते हैं? जैसे मान के चलिए सेब है, तो सेब का जूस आजकल आ रहा है ना, किस में आ रहा है वो, फ्रूटी करके या कुछ भी मान के चलो, फलों के प्रसंस्कृत उत्पाद हैं, उसमें ये लगेगा FPO मार्क, ठीक है। आप देखिएगा, खोजिएगा, आपके घर पर कोई ना कोई पड़ा होगा ऐसा। जैविक खेती वाले खाद्य उत्पादों के लिए इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है। जैविक खेती जो होगी वो कौन सर्टिफिकेट करता है, सर्टिफिकेशन देता है? इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। BIS हॉलमार्क जो होता है औद्योगिक उत्पादों के लिए होता है, सभी खाद्य उत्पादों के लिए क्या फसाई है, ठीक है, FSSAI जो है जारी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अनुच्छेद, देखिए नंबर यहाँ पर पड़े हों उन पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको 10 प्रश्न डेली आपको कराऊंगा, ठीक है, जो आपको करने हैं इन्हीं पर मेहनत करनी है। 10 प्रश्नों पर भी आप डेली मेहनत कर लोगे तो आपकी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, जिसमें शामिल हैं मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन। दूसरा स्टेटमेंट है समानता का सिद्धांत। तीसरा स्टेटमेंट है स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला दूसरा, पहला तीसरा चौथा, दूसरा चौथा, 1 2 3 4 चारों,
तो आपको पॉज करना है और इसका आंसर बताना है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा। आंसर है इसका डी, यानी कि सारे के सारे इसके सही हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भले ही मूल ढांचे का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था, फिर भी इसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल तत्वों को परिभाषित या स्पष्ट किया गया है। संविधान में मूल ढांचे का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखना है। संविधान के अंदर मूल ढांचे का कोई भी उल्लेख नहीं, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे बनाया गया था। संविधान निम्नलिखित संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल है। तो मूल ढांचा आखिरकार है क्या, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, और शॉर्ट नोट्स 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, ठीक है, जो प्रश्न बनते हैं मूल ढांचे के बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। चाहे आपको हो सकता है इंटरव्यू में कभी पूछते मूल ढांचा आखिरकार है क्या, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ें आती हैं मूल ढांचे के अंतर्गत। संविधान की सर्वोच्चता आएगी, भारतीय राजनीति का सार्वभौम आएगा, ठीक है, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक स्वरूप आएगा, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र आएगा, ठीक है। तो पंथनिरपेक्ष को क्या नहीं चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विधायिका आएगी, कार्यपालिका आएगी, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण आएगा, ठीक है। संविधान का संघीय चरित्र आएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता आएगी, कल्याणकारी राज्य जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है वो आएगा, न्यायिक समीक्षा आएगी, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा आएगी, संसदीय प्रणाली विधि का शासन आएगा, मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन भी आएगा, समानता का सिद्धांत भी आएगा इसके अंतर्गत, मूल ढांचे के अंतर्गत। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आएंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की समिति शक्ति, न्याय पर प्रभावी पहुंच, तर्कशीलता का सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ आएंगी। आपको क्या करना है, आज इनको देखिएगा, 32, 136, 141, 42 में क्या है, अवेयर एक्ट निकालिए और उसमें से देखिए अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियां भी इसके अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत, संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत। आज ना रट डालिए अच्छे से, ये आपका एक तरह से मान के लिए प्री मेंस इंटरव्यू सभी में एक काम आने वाला है। दोहरे दंड के विरुद्ध आंशिक संरक्षण, दोहरा दंड नहीं रह सकता किसी भी व्यक्ति को, ये कहाँ कहा गया है, संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, या सीआरपीसी के तहत प्रावधान, और या फिर न्यायिक परिपाटी है। ये बताइए, ये बहुत सिंपल सा है, पॉज करके बताइए आंसर। आंसर है इसका बी, डेफिनेटली मूल अधिकारों में ये बात कही है। किसी व्यक्ति को एक ही यानी कि कोई एक ही जुर्म के ऊपर 2 बार जो है दंड नहीं जा सकता। मान लीजिए एक बार में उसने क्या किया कि कोई गलत कार्य किया, चोरी की, वहीं पर एक डाका डाल दिया, तो चोरी के लिए अलग से और डाके के लिए यानी कि मृत्यु के लिए अलग से नहीं दिया जाएगा उसे दंड, उसे एक बार में ही एक ही दिन से दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। दोहरे दंड के विरुद्ध आंशिक संरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत दिया गया है। तो ये आप अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 20(2) के तहत एक मूल अधिकार है जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक बार के लिए ही किया जा सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए मिनर्वा मिल्स वाद, आपने सुना होगा मिनर्वा मिल्स वाद, ठीक है, के अलावा निम्नलिखित में से कौन से वाद मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के मध्य सर्वोच्चता के से संबंधित हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न और थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे। चंपकम दोराय राजन जो कि 1991 का है, गोलकनाथ 1967 का, केशवानंद भारती 1963 का, सॉरी 73 का, एडीएम जबलपुर 1976 का। तो कौन सा सही है, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3 या 1, 3, 4? यदि आपने पढ़ा हो निकाल लीजिए लक्ष्मीकांत की बुक या फिर जो भी बुक हो उसमें से आप देखने का प्रयास करिए कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के मध्य सर्वोच्चता से संबंधित जो भी विवाद हैं उनमें से इनमें से कौन सा है, फिर लगाइए। आंसर मैं आपको अभी बताता हूँ। आंसर है इसका सी यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 एडीएम जबलपुर नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। चंपकम दोराय राजन वाद 1951 का जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने दिया कि मूल अधिकारों और निर्देशित तत्वों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। मूल अधिकार मतलब महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है ये भी, कि अगर
कि कोई वाद आ गया इनके मध्य में निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के, तो मूल अधिकार माना जाएगा। इसने घोषणा की कि निदेशक तत्व मूल अधिकारों के लिए सहायक के रूप में होंगे। गोलकनाथ में क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के बाद उपयुक्त स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद किसी भी मूल अधिकार को नहीं छीन सकती है। ठीक है, मूल अधिकार को तो छीन ही नहीं सकती। दूसरे शब्दों में न्यायालय के निर्देश दिया कि निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया ही नहीं जा सकता। ये गोलकनाथ में ने कहा था। केशवानंद भारती मामले में क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के एक विशेष प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का भाग है और इसलिए इसे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात कही। एडीएम जबलपुर जो बाद है उसमें क्या कहा गया? इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि अनुच्छेद 14, 21, 22 के उल्लंघन पर न्यायालय जाने के नागरिक के अधिकार आपात स्थिति के दौरान निलंबित रहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर ये और ये था। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। ये प्रवर समितियां, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। जो प्रवर समितियां हैं, संविधान की समितियां होती हैं, उस टॉपिक को आज निकाल लीजिए दोस्तों और उसे पढ़ डालिए। पहला स्टेटमेंट है, कुछ समितियों का गठन किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए किया जाता है और इसके सदस्यों में एक ही सदन के सांसद शामिल होते हैं। प्रवर समितियों में एक ही सदन के सांसद शामिल होते हैं क्या? जरा चेक करिए। दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा की कुछ समितियों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, ये कुछ प्रवर समितियां होती हैं, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? कुछ समितियों की बात हो रही है यहाँ, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, संसद के सदनों के संचालन के नियमों के अनुसार संसदीय समितियों के समक्ष विधेयकों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, कौन सा सही नहीं है। पहला दूसरा सही नहीं है, पहला तीसरा सही नहीं है, दूसरा तीसरा सही नहीं है, या दो सही नहीं है। जवाब दीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, भले ही आप लक्ष्मीकांत निकाल लीजिए, उसमें से प्रवर समितियों के बारे में पढ़िए, उसके बाद इस आंसर को लगाइए, आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सी आंसर है इसका। प्रवर समितियाँ यह किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए गठित किया जाता है और इसके सदस्यों में एक ही सदन के सांसद शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक ही सदस्य के शामिल होते हैं, तो पहला इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें भी यही बात करी गई है, यानी कि ये सही हो गया। तो इसमें क्या पूछा? सही नहीं है, तो ये तो आंसर के अनुसार ये नहीं होगा। ठीक है, तो 2 और 3 इसके आंसर हैं, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है देख लेते हैं। उनकी अध्यक्षता कौन करता है? सत्तारूढ़ दल का सांसद करता है, ना कि अध्यक्ष करता है। ठीक है, चूंकि कुछ समितियों का गठन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसलिए उन्हें उनकी रिपोर्ट के बाद भंग कर दिया जाता है। ठीक है, भंग कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। समितियों को आज पढ़ डालिए। 5वां है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां आपका लास्ट प्रश्न है। ये एक प्रश्न मैं लास्ट में दूंगा आपको करने के लिए। उद्देश्य का प्रेम्बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों प्रेम्बल को आप उद्देश्य का को रट डालिए। ठीक है, मुझे रटी हुई है, मुझे रटी नहीं थी पहले। जैसे मैं सुनाऊँ आपको, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बढ़तर बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे रट लीजिए। बहुत सारे सवाल आते हैं, हमेशा 1-2 सवाल रहता ही रहता है प्रेम्बल से, किसी भी एग्जामिनेशन में, पीसीएस का दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, तो रट डालिए एक बार। ठीक है, रट दीजिए, ये रटने वाली चीज़ है। पहला स्टेटमेंट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में 3 नए शब्द यथा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। दूसरा स्टेटमेंट है, उद्देश्य का ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, यानी लगा सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। सही क्या है? 2-3, 1-3, 2 या 1-2। पॉज करिए और निकालिए उद्देश्य का को, उद्देश्य का के बारे में पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए आप।
अब इसका आंसर बता देता हूँ मैं, ए आंसर है इसका, ठीक है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 42वें में किया गया था ना ये तो 42वें संविधान संशोधन, 42 और 43वां जो संविधान संशोधन है उसे अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए थे इन संशोधनों द्वारा, 42वें और 44वें द्वारा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। दूसरा, ये जो है उद्देशिका ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करती है, ठीक है। तो ये वाला सही है बिल्कुल। यह गैर न्यायोचित है, यानी इस पर न्याय वगैरह जो बाद जो होता है वो नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके प्रावधानों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। बहुत सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। ये प्रश्न आपके लिए, आज का ये प्रश्न आपको ये देखना है, खोजना है और इसको हल करना है। विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF जो होता है के बारे में, वो WWF नहीं जो लड़ाई वाला है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसकी बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका अंटार्कटिका में भी एक कार्यालय है, ठीक है। इसे रियो अर्थ समिट 1992 के ठीक बाद स्थापित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, WWF इंडिया सतत विकास लक्ष्यों जैसे SDGs के तहत संरक्षण लक्ष्यों को लागू करने के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, भारत की नोडल एजेंसी है। कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो इसके बारे में आज पढ़ लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, ये आप पॉज कर लीजिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, जो अनअकैडमी की जो समिट हो रहा है उसमें जाके आप एंट्री करिए, और कल का हो रहा है क्विज, ठीक है, तो उसे आप एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।